हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, जो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो उसमें हमने डिफरेंस को डिस्कस किया था। तो ये लेक्चर देखने से पहले, समझने से पहले आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है ताकि आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो पता चल जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे अंडर दीज टू मेथड्स, वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है ताकि हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लेना है क्योंकि इसी एग्जांपल की बेस पे हमने इनकम स्टेटमेंट्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपके लिए रीड करता हूँ, साथ साथ इसको समझने की भी कोशिश करेंगे और इसके बाद इसी डाटा को हम प्लग इन करेंगे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में और इसका सॉल्यूशन जो है ना वो हम समझेंगे। तो आपने इसको वन बाय वन ईच एंड एवरी एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं लाइक एसीसी और सीएमए और सीमा वगैरह, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये अप्लाई करती हैं वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करती हैं फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करती हैं फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को। ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हमने समझना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखें, एक कंपनी है, मैंने एक एग्जाम्पल जो ली है उसमें एक कंपनी है, वो एक मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, एक मशीन, पर मशीन की मैंने कॉस्ट कंसिडर की है। अब पर मशीन की कॉस्ट क्यों कंसिडर किए, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर 10 मशीन्स लेता, 50 मशीन्स लेता या 100 मशीन्स लेता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि ये 100 यूनिट्स की या 50 यूनिट्स की या 10 यूनिट्स की मशीन की जो कॉस्ट है वो किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है, उसमें ईच एंड एवरी वेरिएबल को हमने किस तरह यूज़ करना है। तो इसी वजह से आपकी आसानी के लिए मैंने सिर्फ एक मशीन की कॉस्ट ली है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखें, ये एग्जांपल में देखें, जो फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल है वो है सेलिंग प्राइस का। 100,000 पर मशीन कॉस्ट है। ठीक है, ये रुपीज़ में मैंने लिया, आप इसको डॉलर्स में ले लें, पाउंड्स में ले लें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। करेंसी आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 100,000 है पर मशीन। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल है 19,000 रुपीज़। अच्छा, वैसे तो मैंने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें इन टर्म्स को डिस्कस किया, बेसिक टर्म्स को। तो अभी इस लेक्चर में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग पता है, इनकी एप्लीकेशंस का आपको आइडिया है ऑलरेडी। अगर नहीं भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इधर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये है कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको जो हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि विदाउट इंक्रिंग दैट कॉस्ट, दैट मटेरियल कॉस्ट हम वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होगी। विदाउट मटेरियल आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट है, जिसके बगैर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, वो 19,000 रुपीज़ है। उसके बाद जो है हमारे पास डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, अब जब वो आपने प्रोसेस में इनपुट कर दिया मटेरियल को, तो उसको जो प्रोसेस को रन करना है या जो वो मटेरियल को प्रोसेस करेंगे वो तो लेबर तो आपको चाहिए ना। तो आप उसके लिए जो लेबर यूज़ करेंगे जो डायरेक्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर में देख लें। मैंने आपको ये बताया कि जो डायरेक्ट लेबर है उसका एक मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दी थी बेसिक टर्म्स में।
उसमें ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप किचन में आप बाउल ऑफ राइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो राइस हैं या स्पाइसेस हैं या वेजिटेबल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं या उसमें आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, उसके बगैर तो आप राइस कुक नहीं कर सकते। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपकी मदर कुक कर रही हैं, ठीक है, आप खुद कुक कर रहे हैं, तो आप जो है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि आप वो प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी कोई भी लेबर जो प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, हमारी डायरेक्ट लेबर। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है, 5000 रुपीज़ की। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। अच्छा, अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या है, मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था कि कोई भी ऐसी कॉस्ट, ठीक है, जो वेरी करती है, जो चेंज होती है, ठीक है। तो अगर इधर मैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की टर्म रीड कर रहा हूँ तो इसको मतलब ये है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में कौन कौन से ओवरहेड्स आते हैं, ठीक, इसमें आते हैं जो फॉर एग्जांपल को प्रोडक्शन सप्लाईज हैं या आपके पास जो यूटिलिटीज़ हैं, आपने मशीन्स रन करनी है उसके लिए आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए फॉर एग्जांपल, या गैस चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमने कंसिडर की 1000 रुपीज़ की। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट है हमारे पास वो है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। तो जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं ये फिक्स ही रहेंगे विद इन अ रेलिवेंट रेंज, ठीक है। अब ये रेलिवेंट रेंज का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन टर्म्स का आइडिया है, अगर नहीं भी है तो अपकमिंग लेक्चर में मैं इसको कवर करूँगा, तब हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इधर आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं ये फिक्स ही रहेंगे, ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रोडक्शन लेवल ये जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, ये फिक्स ही रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। ओवरहेड्स का भी मैंने बेसिक जो टर्म्स मैंने कवर की थी लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में, उसमें ओवरहेड्स का भी आपको आइडिया दिया था, वो सुन लीजिएगा आप। लेकिन अब कमिंग लेक्चर में ये भी दोबारा कवर कर लेंगे। इधर सिर्फ ओवरव्यू ये समझ लें कि जो ओवरहेड्स होते हैं ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिक्स सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये जो दोनों एक्सपेंसेस हैं ये या तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या आपकी सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। यानी कि आपने यूनिट सेल करने, उसकी जो शिपिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, या उसके बाद वो आप जो है सेल पर्सन को कमीशन पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस ओवरहेड्स हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। वो क्योंकि इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में वो आप इनकर नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट को आप ट्रेस नहीं कर रहे। इसी वजह से जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, ठीक है। ये 10,000 है और 20,000 रुपीज़ है। तो ये आपको जो है वो लिस्ट समझ में आ गई होगी। इसको आप जस्ट जो है ना वो राइट डाउन कर लें, क्योंकि जब मैं पेज को टर्न करूं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने इन्हीं फिगर्स को इनकम स्टेटमेंट में प्लग इन करना है और जो है ना आपके लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके बाद मैंने 3 मंथ्स को कंसिडर किया, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 सिनेरियोज को हम कंसीडर करेंगे, जिसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री देख लेंगे, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री। जनवरी फरवरी में कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, मार्च में 1 यूनिट की है। यूनिट्स प्रोड्यूस देख लेंगे, कंपनी ने कितनी मशीन्स प्रोड्यूस की। जनवरी में 1 मशीन प्रोड्यूस की, फरवरी में 2 मशीन्स प्रोड्यूस की और मार्च में 4 मशीन प्रोड्यूस की, यानी कि 4 मशीन्स। यूनिट सोल्ड कितने हुए, अच्छा ये तो है प्रोड्यूस कितने किए, अब है सेल कितने किए, इन दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपने अच्छे तरीके से समझना है। मैन्युफैक्चर करना और सेल करना दोनों में फ़र्क है। या तो कंपनी जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगी उतने ही सेल कर देगी, या कंपनी जितने मैन्युफैक्चर करेगी उसमें से कुछ सेल करेगी, बाकी स्टॉक में चले जाएंगे, यानी कि इन्वेंट्री में चले जाएंगे। जैसे जनवरी में हम देखें तो जितने यूनिट्स कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं 1 मशीन, उतने ही सेल कर दी, यानी कि 1 मशीन ही सेल कर दी। एंडिंग इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने प्रोड्यूस किए उतने ही सेल कर दिए।
उसके बाद हम फैब्री में आएंगे तो देखेंगे यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, यानी कि 2 मशीन्स प्रोड्यूस की, ठीक है, और 2 में से एक मशीन को सेल कर दिया और एक कहाँ चली गई, स्टॉक में। अच्छा, समझ में आ गई आपके बात, यानी कि 2 मशीन्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर की हैं, एक जो है वो सेल कर दी और एक एंडिंग इन्वेंट्री में चली गई आपके स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद जब हम मार्च में आएंगे तो मार्च में एक यूनिट बिगनिंग इन्वेंट्री में ऑलरेडी मौजूद है। ये एक यूनिट कहाँ से आया, क्योंकि जो फरवरी का जो एंडिंग स्टॉक है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है, वो जब मार्च फर्स्ट में हम आएंगे तो जो एंडिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा फरवरी का, वो क्या बन जाएगा, मार्च का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो 1 यूनिट मार्च के ओपनिंग स्टॉक में पड़े। उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस हमने कितने किए मार्च में, 4 यूनिट्स, और सेल कितने किए, टोटल 5 यूनिट्स, यानी कि ओपनिंग प्लस जितने प्रोड्यूस किए और टोटल कंपनी ने कितने सेल कर दिए, 5 यूनिट्स, और एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री में 0 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये फुल आपके पास एग्जांपल आपके सामने है, इसको जस्ट राइट डाउन कर लें। आपको मैंने ईच एंड एवरी वेरिएबल के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब इन्हीं फिगर्स को हम प्लग इन करेंगे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो एंड में मैं आपको जो डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था उसको मैं दोबारा जो है ना इस क्वेश्चन के साथ लिंक करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह इन दोनों स्टेटमेंट्स में हम डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हम इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं अंडर विच मेथड, वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और इस इनकम स्टेटमेंट को हम कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, और इसमें आपने ये भी बात माइंड में रखनी है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये कवर किया था कि वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो है वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट यूज़ करती है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों यूज़ करती है। तो उसको आपने उस लेक्चर को सुन लेना है, और उस लेक्चर का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पेस्ट कर दूंगा, ताकि वो आप उसको समझ लें अच्छे तरीके से। वो समझ के इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसको देखें, मैंने ये जो इनकम स्टेटमेंट क्रिएट किया ना, इसमें मैं डायरेक्ट भी इसको क्रिएट कर सकता था कि सेल्स ले लेता, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देता, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर देता, और हम नेट ऑपरेटिंग इनकम या लॉस कैलकुलेट कर लेते। आपके लिए हर कंपोनेंट को सेपरेटली कंसीडर किया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हर वेरिएबल की एप्लीकेशन का आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप इस चैनल पे जो भी लेक्चर सुनेंगे वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसको हमने सीखना है और अब उसकी एप्लीकेशन भी सीखनी है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी जिसमें मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा कि आप इसको मेमोराइज़ कर लें, ठीक है। आपने इन चीज़ों को समझना है, सीखना है, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया और उसकी एप्लीकेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये लेक्चर विद इन 10 मिनट्स भी हम कवर कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली मैं एक इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करूँ, उसमें जो फिगर्स को प्लग इन कर दूँ और आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। लेकिन मैंने इस लेक्चर को थोड़ा सा लेंथी क्यों बनाया है, इस वजह से ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे और हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये जो अब हम इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं ना, इसमें जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे वो एक्चुअल कॉस्टिंग अप्रोच यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। एक्चुअल कॉस्टिंग अप्रोच का मतलब क्या है कि हम एक्चुअल रेट्स को कंसीडर करेंगे, ओवरहेड्स के जो एक्चुअल रेट्स हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे, प्री डिटर्मिन ओवरहेड्स रेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मीन टू से एस्टिमेटेड ओवरहेड्स रेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और उसके बाद जितने भी हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स हमने सेल किए हैं उनको कंसीडर करेंगे या मैन्युफैक्चर किए हैं, और जो जितने भी फिक्स्ड ओवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमने इनकर किए हैं इस मशीन को मैन्युफैक्चर करने में, वो एक्चुअल बेसिस पे हम कंसीडर करेंगे। सो इसमें प्री डिटर्मिन ओवरहेड्स रेट्स, ओवरहेड रेट्स या इसके अलावा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रीड किया था, आप उस क्वेश्चन को ज़रा सामने रखें, तो वही फिगर्स को हमने प्लग इन करना है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएबल को देखेंगे, सेल्स रेवेन्यू। देखिए मैं बार बार वेरिएबल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सेल्स रेवेन्यू को मैंने वेरिएबल क्यों बोला है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दी यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। जितने यूनिट्स कंपनी सेल करेगी अकॉर्डिंगली जो आपका रेवेन्यू है वो वेरी करेगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जितने ज़्यादा यूनिट्स कंपनी सेल करेगी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जितने कम यूनिट्स जो है वो कंपनी सेल करेगी वो आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं वेरिएबल की टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ। जिस आपको वर्ड के साथ वेरिएबल लिखा नज़र आए, आपने समझ जाना है कि ये कॉस्ट या ये इनकम या ये रेवेन्यू, इसमें चेंज होता है, इसमें वेरिएशन आती है। और जिसके साथ आपको लिखा नज़र आए फिक्स्ड है, तो वो मीन्स टू से कि वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, वो जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो सेल्स रेवेन्यू एक मशीन की जो सेलिंग प्राइस थी, जो हमने वो जो कंपनी ने मशीन सेल की थी वो कितने की सेल की थी, 100,000 की। तो 100,000 लिख लेंगे इधर, 100,000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अच्छा इसके बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में भी मैं आपको बेसिक टर्म्स का जो लेक्चर था उसमें बता चुका हूँ कि ऐसे यूनिट्स हैं जो कंपनी सेल कर चुकी है। ये उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो कंपनी सेल कर चुकी है, जो प्रोड्यूस कर चुकी है उसकी कॉस्ट नहीं है, जो सेल कर चुकी है। इसलिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन जब मैंने रीड किया था कि यूनिट्स प्रोड्यूस करने में और सेल करने में डिफरेंस है। जो प्रोडक्शन होगी, या तो कंपनी जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी उसमें से कुछ सेल करेगी और बाकी इन्वेंट्री में ले जाएगी। इनकम स्टेटमेंट पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वही यूनिट्स कंसीडर होंगे जो सेल हो रहे हैं, और उन्हीं यूनिट्स की हम सेल्स रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। जितने यूनिट सेल हो रहे हैं, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी नहीं करेंगे। समझ में आ रही है आपके बात? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि जितने यूनिट्स कंपनी ने सेल कर ली हैं उनकी कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन में आप देख लें, मैंने आपके लिए ना 2 स्लाइड्स भी क्रिएट किए हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखें, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे पहले देख लेते हैं। एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल है 19,000 रुपीज़ का, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है 5,000 रुपीज़ की, और उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। ये मैं क्वेश्चन से ही फिगर्स पिक कर रहा हूँ, ठीक है, 1,000 का। तो टोटल जो एक यूनिट की कॉस्ट है वो कितनी है, 25,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम देखेंगे कि एक यूनिट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो 25,000। अब जितने सेल किए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनवरी में कितने सेल किए हैं हमने यूनिट्स, एक ही प्रोड्यूस की थी मशीन हमने और वही एक मशीन सेल कर दी। तो 25,000 इंटू 1 तो कितना है, 25,000 रुपीज़। उसके बाद फरवरी में कितना किया हमने, 25,000 हमारी कॉस्ट है, ठीक है, सेम कॉस्ट है पर मशीन की। तो उसके बाद एक यूनिट जो है वो कंपनी ने क्या किया, सेल किया। 2 मैन्युफैक्चर किए, उसमें से एक सेल किया और एक कहाँ चला गया, स्टॉक में, इन्वेंट्री में। तो जो स्टॉक में जाएगा यूनिट, उसके साथ जितनी कॉस्ट उसको मैन्युफैक्चर करने में हमने इनकर की है वो कॉस्ट भी साथ ही उसके इन्वेंट्री में चली जाएगी। और इन्वेंट्री से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तब जाएगी जब कंपनी उसको सेल करेगी। अगर सेल नहीं करेगी तो वो कॉस्ट और वो यूनिट इन्वेंट्री में ही रहेंगे। उसके बाद मार्च में कंपनी ने कितने टोटल यूनिट्स सेल किए, 5 यूनिट्स। सो 25,000 इंटू 5 तो कितने हैं, 125,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना अब इधर जो है वो लिख लेते हैं। सो हमारी जो जनवरी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है, 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फरवरी की कॉस्ट है वो कितनी है, 25,000 रुपीज़। और उसके बाद हमारी जो है वो एक कॉस्ट कितनी है, मार्च में हमारी कॉस्ट है 125,000 रुपीज़, 125,000 रुपीज़, ठीक है। और जो हमारा सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि एक ही मशीन की हम जो है वो सेल प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो है 100,000, ठीक है जी। तो ये हमने फिगर्स को प्लग इन कर लिया, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम कंसिडर करेंगे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये वो
एक्सपेंसेस हैं जो सेल से रिलेटेड हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, मींस टू से नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंसीडर कर ली हैं, ठीक है। तो इनको देख लेंगे। तो क्वेश्चन पे देखें आप, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं, 10,000 रुपीज़ पर मशीन। सो इसमें जो एक मशीन सेल की है जनवरी में कंपनी ने, तो ये 10,000 रुपीज़ हम लिख लेंगे जनवरी में। उसके बाद फेब में कितना सेल की यूनिट सेल किए हैं, 1 यूनिट, सो 10,000 ही हम फेब में कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद मार्च में कितने यूनिट सेल किए कंपनी ने, 5, सो 10,000 रुपीज़ पर मशीन कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर मशीन 10,000 है। तो अगर 5 जो है वो मशीन सेल की, 5 यूनिट सेल किए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, ठीक है। ये एक मिस्टेक करेक्ट कर लें, मार्च में हमने 5 यूनिट सेल किए, ठीक है। तो 100,000 पर मशीन सेलिंग प्राइस थी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 मशीन से, तो ये 500,000, 100,000 नहीं है, ये एक मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो मार्च में 5 यूनिट सेल किए और उसके अकॉर्डिंग ही हमने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए। तो इनको टोटल कर लेंगे, ये जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, तो ये हो जाएगा 35,000 रुपीज़ टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं, 35,000 रुपीज़। और उसके बाद फेब में भी 35,000 रुपीज़, और उसके बाद जो है वो मार्च में हमारे पास आ जाएंगे 175,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। सो 100,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा, 65,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद फेब में करेंगे तो 65,000 रुपीज़ 100,000 में से, ठीक है जी। और उसके बाद हम मार्च में आ जाएंगे, 500,000 में से 175,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 325,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है ना ये अच्छे तरीके से समझ लें कि अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, इसको आपने मेमोराइज नहीं करना, इसको समझ लेना। मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट में 5,000 रुपीज़ हैं। अब आप मार्केट गए, आपने ग्रॉसरी परचेज करनी और आपने यूटिलिटीज़ बिल भी पे करने, ठीक है। अब आपने आउट ऑफ 5,000 3,000 की ग्रॉसरी परचेज कर ली, उसके बाद आपकी पॉकेट में कितने पैसे बाकी बचे हैं, 2,000 रुपीज़। तो आप क्या कहेंगे कि 2,000 रुपीज़ आपके पास हैं, आप फर्दर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूटिलिटी एक्सपेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो आप कहते हैं कि 10,000 रुपीज़ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फॉर परचेजिंग द ग्रॉसरी, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने, चले और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 30,000 सैलरी रिसीव की, ठीक है। आउट ऑफ 30,000 आपको ग्रॉसरी भी परचेज करनी है, आपको हाउस का रेंट भी देना है, यूटिलिटीज़ भी पे करने। तो जब 30,000 में से 10,000 की तो आपने ग्रॉसरी परचेज कर ली, तो बाकी आपके पास कितने पैसे हैं पॉकेट में, 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ यू कैन कंट्रीब्यूट टू कवर फर्दर एक्सपेंसेस। अब फर्दर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, रेंट है और उसके बाद यूटिलिटीज़ हैं। उसमें 20,000 में से चलें आपने 5,000 रुपीज़ यूटिलिटीज़ बिल पे कर दिए, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन कितनी है आपके पॉकेट में, 15,000 रुपीज़। आउट ऑफ 15,000 रुपीज़ आप 10,000 रेंट पे कर दें, ठीक है। तो आपके पास बाकी कितनी कंट्रीब्यूशन रहेगी, 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये है सिंपली कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह यहाँ है, आप ये देखें कि सेल्स रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया, उसमें से जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी वो कंपनी ने माइनस की। तो 100,000 कंपनी के पास थे, उसमें से 35,000 जनवरी में, 35,000 फेब में और मार्च में 175,000 कंपनी ने एक्सपेंस कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर ली। तो जो रिमेनिंग कंपनी के पास हैं वो कितनी अमाउंट है, 65,000 और 35,000। तो ये जो है ये आपके पास क्या है, ये कंपनी के पास कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इतने पैसे कंपनी के पास हैं टू कवर फर्दर एक्सपेंसेस। तो फर्दर एक्सपेंसेस कौन से हैं, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स,
फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट। तो अब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देख लेते हैं, वो आपके पास कितने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देख लेते हैं कितने एक्सपेंस हैं। 70,000 रुपीज़ के, 70,000 रुपीज़ कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद फेब में कितने हैं, 70,000 रुपीज़। और उसके बाद इसमें मार्च में कितने हैं, वो भी 70,000 रुपीज़ हैं। इसके बाद है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो वो कितने हैं उनको भी देख लेते हैं। फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, वो देख लेंगे। वो है 20,000 रुपीज़ पर मशीन, तो ये भी फिक्स्ड है 20,000 रुपीज़। और मार्च में भी 20,000 रुपीज़। तो अब टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, उनको टोटल कर लेंगे। वो देख लेंगे 70,000 प्लस 20,000 90,000, और उसके बाद ये भी 90,000, और मार्च में भी 90,000। तो इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस। ठीक है, तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो फिगर हमने कैलकुलेट की थी उसमें से माइनस करेंगे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कंट्रीब्यूशन कम है, मीन्स टू से हमें पे ज़्यादा करना है, कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना है, लेकिन हमारी पॉकेट में पैसे कम हैं। इसी तरह तो ये कंपनी में हो रहा है कि वो 65,000 रुपीज़ उनके पास कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो उससे ज़्यादा हैं, तो ये क्या शो करेगा, लॉस, नेट ऑपरेटिंग लॉस। तो इसमें से 65,000 में से 90,000 जो है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास लॉस कितना आएगा, 25,000 रुपीज़ का। इसी तरह फेब में भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 65,000 है ओनली, लेकिन एक्सपेंस 90,000 के हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ये भी नेट ऑपरेटिंग लॉस कितना आ जाएगा, 25,000 रुपीज़ का। और मार्च में क्या है, मार्च में 325,000 कंट्रीब्यूशन है और 90,000 के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पड़ी है कंपनी के पास और वो कवर कर सकती है 90,000 रुपीज़ को। सो 325,000 माइनस 90,000, सो ये 235,000 जो है वो नेट इनकम आ जाएगी। तो जनवरी और फरवरी में दोनों में लॉस, नेट ऑपरेटिंग लॉस शो कर रहा है, और जो मार्च है उसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम शो कर रहा है 235,000 से। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो कंप्लीट परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट का ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो हमने फिगर्स प्लग इन की हैं वो भी समझ में आ गई होंगी, और जो कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, देखें अब ये वर्किंग 1 और वर्किंग 2 मैंने शो की हुई है। ठीक है, ये भी सेम इसी ही की वर्किंग है, लेकिन मैंने इस इनकम स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। बिल्कुल जो है ना, आप ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर लें। ठीक है, तो सेम यही फिगर जो है ना वो मैं जनवरी 1 मंथ का मैं प्लग इन कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपको सेपरेट जो है ना इसको कैलकुलेट करना हो तो आप फेब और मार्च का खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल्स प्राइस पर मशीन ले लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है, 100,000 की, 100,000। ठीक है, जनवरी में। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 25,000 की, माइनस करेंगे इसमें से। और वेरिएबल सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो है हमारे पास 10,000 रुपीज़ की। ठीक है जी, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मशीन कितना है हमारे पास, 65,000 रुपीज़ पर मशीन। 65,000 रुपीज़ पर मशीन का मतलब क्या है कि 65,000 रुपीज़ कंपनी के पास हैं टू कवर फर्दर एक्सपेंसेस। जैसे मैंने आपको कॉमन एग्जांपल्स दी थी सैलरीज के लिए, यानी कि आपको सैलरी मिली है, उसमें से आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस करने हैं, या आप ग्रॉसरी परचेज कर रहे हैं, तो वो आप एग्जांपल को रीमेमोराइज कर सकते हैं। तो अब देखें जो वर्किंग 2 है उसमें देखेंगे कि हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम है, ये लॉस है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, ये देखें, ये 65,000 का। उसके बाद हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 90,000 के। तो जब इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग लॉस कितना आ जाएगा, 25,000 रुपीज़ का। लें जी, हमने इस पूरी इनकम स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें अब लास्ट पॉइंट और समझ लें
कि ये देखें, ये जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट थी। इसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे, ठीक है। इससे हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो पार्ट है ना फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, ये है हमारी पीरियड कॉस्ट, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि पीरियड कॉस्ट क्या है, यानी कि जिस पीरियड में वो कॉस्ट इनकर होगी उसको उसी पीरियड में अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो है पीरियड कॉस्ट। तो सो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये इनकम स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड, जिसको हम कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकम स्टेटमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो ये आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट का जो है वो परफॉर्म है। उधर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया था, यहाँ हम ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। और आपने याद रखना है कि जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है ये यूज़ होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है जी। तो सेल्स रेवेन्यू हम देख लेते हैं 100,000 है, जनवरी में, फेब में 100,000 एंड मार्च में 500,000। सेम एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप सामने रख लें, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है जो कंपनी सेल कर चुकी है, जो यूनिट्स कंपनी सेल कर चुकी है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, देखें यहाँ आपने जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट वो तो प्रोडक्ट को एलोकेट करनी ही करनी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो तो आपने प्रोडक्ट को एलोकेट करने हैं, प्लस इसमें एक और एडिशन क्या करेंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी एलोकेट करेंगे प्रोडक्ट को। इसीलिए तो इसको फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को फुल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें आपने फुल कॉस्ट को ही अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो जनवरी की हम देख लेते हैं। इधर जो है ना, एक मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी में हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 19,000 रुपीज़ का, सेम एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद लेबर कितनी है 5,000 रुपीज़ की। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने हैं 1,000 रुपीज़ के। अब इसके बाद जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, ठीक है, वो हैं 70,000 रुपीज़ के। तो जो 70,000 रुपीज़ हैं इसमें से हमने जो है वो जितने यूनिट सेल हुए हैं उनकी फिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उन्हीं को एलोकेट करना, उन्हीं को अब्जॉर्ब करना है। तो जनवरी में कितने सेल किए हैं कंपनी ने, ओनली 1 मशीन। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 1 70,000 ही होगा, ठीक है जी। तो 70,000 रुपीज़ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो ये आपकी होगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95,000 रुपीज़। तो ये 95,000 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मंथ ऑफ जनवरी की। इसी तरह आप जो है वो फेब की भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फेब में क्या है 25,000 तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, प्लस अब हमने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी अब्जॉर्ब करना है। तो जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो कंपनी ने फरवरी में कितने यूनिट सेल किए हैं 1, ठीक है, लेकिन टोटल मैन्युफैक्चर कितने किए हैं 2। सो 70,000 जो है वो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। 2 यूनिट्स पे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी 35,000 रुपीज़। सो 35,000 को इसमें ऐड कर देंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 60,000 रुपीज़। इसी तरह हम देख लेंगे इसमें जो है वो मंथ ऑफ मार्च में हमारे पास जो है वो टोटल कितने हैं यूनिट्स जो हैं वो जो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 4, ठीक है। सो जो 25,000 वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, प्लस जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। तो 70,000 है, 70,000 को जितने यूनिट्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं उस पर डिवाइड कर देंगे, 4 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42,500 रुपीज़। तो अब हम इधर जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है मंथ ऑफ जनवरी में हमने कैलकुलेट की है वो कितनी है 95,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि एक ही यूनिट कंपनी सेल कर रही है, तो 95,000 रुपीज़।
मार्च में भी कंपनी एक ही यूनिट सेल करी तो उसकी कितनी टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 60,000। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 60,000। अच्छा, जब मार्च में आ गए हम तो मार्च में कंपनी ने टोटल कितने यूनिट सेल किए हैं 5 यूनिट्स। 4 यूनिट सेल किए हैं मंथ ऑफ मार्च से, और 1 यूनिट जो उसका ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़ा था, जो 1 यूनिट उसका ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़ा था उसको भी तो ऐड करना है ना। तो जो 4 यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 42,500 के साथ, और जो 1 यूनिट की कॉस्ट है उसको कंसिडर करेंगे जो प्रीवियस मंथ ऑफ फरवरी की कॉस्ट थी, क्योंकि वो तो मंथ ऑफ फरवरी से की क्लोजिंग इन्वेंट्री से मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री में आया ना। तो 60,000 मंथ ऑफ फरवरी से इसको लेंगे, और देन 42,500 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब इसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 230,000 रुपीज़। तो इसको हम अब जो है ना वो लेस करेंगे, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ग्रॉस मार्जिन। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रॉस मार्जिन कितना आएगा 100,000 में से 95,000 आपने माइनस किया तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा आपके पास 5,000 रुपीज़। और उसके बाद मंथ ऑफ फरवरी में जो है वो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा 40,000 रुपीज़। और उसके बाद मंथ ऑफ मार्च में जो ग्रॉस मार्जिन आएगा वो कितना आएगा 270,000 रुपीज़। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पीरियड कॉस्ट है। तो जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो हमारे पास कितने क्वेश्चन में देखें, ये हैं हमारे पास टोटल 10,000 रुपीज़ के। सो मंथ ऑफ जनवरी में 10,000 रुपीज़ हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। और मंथ ऑफ फेब में भी हम कितना जो है इसको करेंगे एलोकेट 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। लेकिन ये वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, मीन्स टू से जितने यूनिट्स कंपनी ने सेल किए हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट वेरी करेगी। तो जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें टोटल 5 यूनिट कंपनी ने सेल किए हैं, तो 10,000 पर मशीन कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, इनको भी देख लेंगे। तो जब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उसमें जो मंथ ऑफ जनवरी है उसमें हमारे पास है 20,000 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट है, और उसके बाद मंथ ऑफ फेब में भी 20,000 और मार्च में भी 20,000। तो जब इसको इन दोनों जो हमारी पीरियड कॉस्ट है इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रॉस मार्जिन में से, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस आ जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो मंथ ऑफ जनवरी में हमारे पास 25,000 रुपीज़ लॉस आ रहा है, मंथ ऑफ फेब में हमारे पास 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, और इसके बाद जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें भी हमारे पास 200,000 का जो है वो ऑपरेटिंग इनकम आ रही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम या लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको जो इनकम स्टेटमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब ये देख लें कि इसमें जो है मैंने वर्किंग 1 और वर्किंग 2 शो की है। इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसी तरह इसको आपने प्लग इन करना है, ठीक है। आपके पास टोटल जो है वो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जो उसके बाद जो प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी उसमें से आपने क्या करना है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा ग्रॉस मार्जिन, जो आपने इधर जो वो प्लग इन करना। तो जब ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा तो उसके बाद वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास फाइनली नेट ऑपरेटिंग इनकम या लॉस आ जाएगा। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। इसमें आपने अब फिगर्स प्लग इन कर लेनी है। इसी इनकम स्टेटमेंट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैंने आपको वर्किंग में शो कर दिया, जैसे मैंने अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड आपको शो किया था, ठीक है। तो अब वन लास्ट पॉइंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका जो है वो डिफरेंस जो है ना वो समझा था कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में। तो अब मैं आपको लास्ट में वो डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली देख लिया है कि एक केस सिनेरियो पे हमने इसको अप्लाई करके देख लिया है।
कि इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसके डिफरेंस को भी हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों मेथड्स के डिफरेंस को समझ लेते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर किया, लेकिन आज इसको हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया और इनकम स्टेटमेंट क्रिएट की है, तो इस डिफरेंस को दोबारा देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला और मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो दोनों इनकम स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होगी अंडर बोथ मेथड्स। ठीक है, जैसे इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड है तो उसमें हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया है, और हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस जो है ना वो फाइंड आउट किया है। और जो हमारे पास अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है उसमें हमने ग्रॉस मार्जिन को कंसिडर किया है, और देन हमने कैलकुलेट किया नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है इसमें वो ये है कि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एलोकेट की है। ठीक है, ये बहुत मेन डिफरेंस है। अक्सर एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या जो डिटेल क्वेश्चन हैं उनमें भी ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है। ठीक है, तो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड हमने वेरिएबल कॉस्ट जो वो एलोकेट की है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, मींस प्रोडक्ट कॉस्ट को। ठीक है, और अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ये देखें, अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हमने फिक्स प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अब्जॉर्ब किए हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। ठीक है, और इसके बाद जो है वो जो थर्ड है वो डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस है उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अंडर बोथ मेथड जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी में सेम लॉस शो हो रहा है क्योंकि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए कंपनी ने उतने ही यूनिट सेल कर दिए, इसलिए सेम रिजल्ट शो कर रहा है। बट जब आप फेब और मार्च में देखेंगे तो रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो फेब में देखेंगे अगर अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड 25,000 रुपीज़ का लॉस शो कर रहा है, तो अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड 10,000 रुपीज़ का वो इनकम शो कर रहा है। ठीक है, तो मार्च में भी इसी तरह 200,000 की इनकम शो कर रहा है इसमें अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में, और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो है वो शो कर रहा है 235,000 रुपीज़ की इनकम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक जो टर्म्स हैं उनमें अभी भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनको डिटेल में जो है वो उसके लिए कोई वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको दोनों इनकम स्टेटमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपको डिफरेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।